नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक चुनाव संदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं शो में हम आपके लिए। बाजार लगातार ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, 17,500 के बेहद करीब हम पहुंच गए हैं। ऐसे में बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा कौन से शेयरों पर बेट कर रहे हैं, बताएंगे आपको शो में आगे। कल से निफ्टी इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव हैं ये भी जानेंगे और क्या इम्पैक्ट होगा ये समझेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से, और उनसे साथ में लेंगे कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। तो बाजार में लगातार हमने देखा कि तीसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी आज 17,500 के बेहद करीब पहुंच गया है। सेंसेक्स में तो 740 अंकों का उछाल देखने को मिला। बाजार में और कहां दिख रहा है सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है हमारे साथ। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो तेजी के हैट्रिक तो बाजार ने देखी है। लगातार तीसरा सेशन रहा। सुबह से ही हमने विदेशी बाजार से दमदार संकेत देखे और उसका इम्पैक्ट तो था ही, और भारतीय बाजार की अपनी भी कई सारी तेजी के ट्रिगर्स थे जिसके चलते यहाँ पर बढ़त के साथ ट्रेंड्स देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, हर तरफ से मौके भरपूर देखने को मिले और इसी के चलते हरे निशान के साथ ही बाजार दिन भर ट्रेड करते हुए दिखे। टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर की खबर से शुरुआत होती हुई दिखी, मर्जर की जो खबरें आती हुई दिखी। इसके बाद टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर दोनों के स्टॉक प्राइस में शानदार बढ़त के बीच दिन भर ट्रेड्स देखने को मिला। करीब 9 से 3%। आप देखिए, टाटा कंज्यूमर 3% और टाटा कॉफी तो आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 9% तक की तेजी दिखाकर यहां पर क्लोज होता हुआ दिखा। हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी खबर देखने को मिली। कंपनी दरअसल 5 अप्रैल से अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो बढ़ाने वाली है। पर यूनिट प्राइसेस जो है करीब 2,000 रुपए तक बढ़ाने की, मोटरसाइकिल्स की प्राइसेस बढ़ाने की बातचीत यहां पर होती हुई दिख रही है और इसी संकेतों के चलते हीरो मोटोकॉर्प में हमने करीब 3% की बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखे। इस बीच बाजार के आखिरी घंटों में कुछ मिनट जब बाजार बंद होने को थे, तब जोमैटो में एक शानदार अपमूव देखने को मिला। करीब 10% की बढ़त के साथ एक आउट परफॉर्मेंस इकाई के स्टॉक ने दिखाई। अब देखना होगा कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार किन लेवल्स पर रिएक्ट करता है, जोमैटो की स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट है और साथ ही क्या कोई खबर है जिसके चलते इतनी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज ट्विंस में आज अच्छा गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स 3% से 3.5% तक की तेजी दिखाकर क्लोज होते हुए दिखे। साथ ही वॉल्यूम बजर्स की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच तमाम स्टॉक्स में ट्रेड जरूर दिख रहा था, लेकिन इसमें नेस्को, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स को याद रखें। यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स और कामकाज। ऑफ कोर्स क्लोजिंग होते होते अदानी ग्रीन की तेजी जो है हवा होती हुई जरूर दिखी, लेकिन नेस्को और हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी के बीच ही क्लोजिंग नजर आई। निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम भरे स्टॉक्स एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम, ये तमाम स्टॉक्स रहे टॉप कैंडिडेट्स जो कि निफ्टी 50 में अच्छी तेजी के बीच काम कर रहे थे। बिकवाली का दबाव भी कुछ तमाम स्टॉक्स में देखने को मिला। निफ्टी 50 की अगर बात करें, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, टेक महिंद्रा रेड पैटर्न में कामकाज करते हुए और क्लोजिंग भी लाल निशान के साथ ही होती हुई दिखी। इस बीच मिड कैप के गेनर्स की अगर बात करें, फोर्टिस हेल्थ केयर, टाटा एलेक्सी, रैमको सीमेंट और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स मिड कैप में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। अब आ जाइए मेजर गेनिंग सेक्टर्स। देखिए, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड दिख रहा था, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जिन सेक्टर से आता हुआ दिखा, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी इंफ्रा की अगर बात करें, आईटी की बात करें, ऑटोमोबाइल स्पेस, प्राइवेट बैंक स्पेस, यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एक मेटल स्पेस और दूसरा फार्मा जो पिछले 2 सेशन से तेजी दिखा रहा था, आज सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन इन दोनों सेक्टर्स को अगर छोड़ दे, अच्छी तेजी के बीच ही तमाम सेक्टर्स में कामकाज दिखा और बाजार जब क्लोज हुए, तमाम इंडेक्सेस भी शानदार बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिखा रहे थे। मंथली एक्सपायरी अब किन लेवल्स पर होती है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, कल मंथली एक्सपायरी का दिन भी है और न सिर्फ मंथली बल्कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी फोकस रहेगा। इस बीच हमने कई एक्सपर्ट से बात की और हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा को ऐसा लगता है कि फिलहाल फाइनेंशियल और कंज्यूमर शेयर यहां से कुछ बेहतर कर सकते हैं। कई बड़े दिग्गज फाइनेंशियल शेयरों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय दी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। No, actually, on financials, the thing is that this angle was always there. Even we are mostly overweight in financials. That there is a high ownership, and when for many years when HDFC Bank and all are not in the MSCI index, and in 2013 it was the #1 biggest company in the index, and then it was removed because of reaching foreign ownership limit. So we all never sold. Maybe others also obviously didn't sell. And for many years, therefore, it was not in the index, whereas the funds had it, and therefore it helped the funds because the stock did well.
Now for 2 years or 1 year, when it initially didn't do well, the fund managers would have felt completely the opposite, that it is not in the index and therefore it is not hurting the index, but it is hurting individual fund managers. So they have sold. Now, we are also stuck in some of these things when we know that fundamentally the company is improving every quarter, the growth rates are back, some of their issues are over, but there is a technical overhang, which actually can stop, because it was the same overhang was not there for 5 years when it was again not in the index, but funds had it. So we still hold it because we say it's part of our portfolio where you can handle a stock which is doing well fundamentally, but becoming cheaper every day. So we continue to hold this financial. I think it's basically a story of 2-3 financials where it's sort of a buy for everybody and it's not done well. But others, ICICI Bank, State Bank, how well they have done in the last 1 year or in 2021 separately, or if you do it rolling 1 year, we have no problem with that, and we don't care whether other funds are selling financials or not. ओके तो कुछ फाइनेंशियल चुनिंदा स्टॉक्स हैं यहाँ पर, खासतौर पर दिग्गज, जहाँ पर समीर अरोड़ा काफ़ी हद तक बुलिश दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अब, आस्था जैन और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनय, 17,500 के बेहद करीब जाकर क्लोजिंग हुई है आज। क्या लगता है अब एक्सपायरी यहाँ से ऊपर होगी या नीचे? जी जरूर, टेक्निकल सेटअप तो देखते हुए लग रहा है कि एक्सपायरी ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर का ट्रेंड पॉजिटिव है। आप निफ्टी में देखेंगे तो 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन, ये सभी मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। पिछले 8 सेशन से हम देख रहे थे कि 17,350 का लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा था और एक नैरो कंसोलिडेशन हो रहा था। तो आज के दिन में एक गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन किया और 17,350 के ऊपर हम सस्टेन हुए। इट्स अ वेरी गुड साइन। तो अभी 17,350 जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, वो अब निफ्टी में सपोर्ट बन गया है। तो उस स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी में मैं देख रहा हूँ वो 17,640 पे है और 17,790 पे है, जो प्रीवियस स्विंग हाई निफ्टी के डेली चार्ट्स पे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली इमीडिएट टारगेट आप यहाँ से 150 पॉइंट्स के अपसाइड का दिख रहा है, और उसके ऊपर सस्टेन हुए तो 17,790 या 17,800 के टारगेट हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली नाउ बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग। फाइनेंशियल्स के सेटअप्स टेक्निकल काफी अच्छे बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी, मंथ की एक्सपायरी, इनफैक्ट हम क्वार्टर भी क्लोज करेंगे तो क्वार्टरली भी क्लोज काफी अच्छा आ रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कल का दिन अच्छा रहेगा। और मिड कैप स्मॉल कैप ने हालांकि इतना कन्विंसिंग परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कल के सेशन में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट के स्मॉल कैप और मिड कैप भी अच्छा पार्टिसिपेट करें और ब्रेथ मार्केट की इंप्रूव हो। तो मुझे लगता है कि कल का सेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। 17,640 का इमीडिएट टारगेट और उसके ऊपर 17,790 का टारगेट आना चाहिए। तो 17,350 का स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिए। 50 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। यहाँ से 150 पॉइंट की रैली और निफ्टी में दिखाई दे सकती है। एक्सपायरी इस बार अच्छे नोट पर ही होने की उम्मीद है। खबरों के लिहाज से काफ़ी खबरों से भरा दिन रहा आज। एक एक करके सभी स्टॉक्स पर और सभी खबरों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस और सिटी की जो डील हुई है। एक्सिस जो है यहाँ पर सिटी के कंज्यूमर कारोबार को करीब 12,300 करोड़ में खरीद रहा है, और यहाँ पर सिटी बैंक के 30 लाख ग्राहक जो है वो अब एक्सिस में शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर होगा उनका। भारत में जो है क्रेडिट कार्ड के लिहाज से काम करने वाला एक्सिस बैंक जो है वो तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक्सिस बैंक की तरफ से, और वहाँ पर कंपनी के जो एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक ये डील एक्सिस बैंक के लिए बेहतर होगी और इससे बैंक का रीच भी आने वाले समय में बढ़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। Axis Bank has today executed definitive agreements for the proposed acquisition of Citibank's consumer business in India, comprising credit cards, unsecured and secured lending portfolios, wealth management, private banking, and retail deposit businesses. The proposed acquisition is obviously subject to approvals. As part of this transaction, around 3,500 employees of the city's consumer businesses are expected to join the Axis family. We look forward to warmly welcoming each one of them, and we anticipate a great future for the combined team. The purchase consideration, subject to customary and contractual adjustments at closing date, for the proposed acquisition is up to 12,325 crores, translating to a price to earnings multiple of 18.7 times based on normalized calendar year 20 standalone earnings of this business. We expect
the necessary approvals to close the transaction to be in place in the next 9 to 12 months and another 18 months to fully integrate the acquired businesses. A transition services agreement with Citi and its affiliates is in place to assist with the integration of its businesses to the Axis Bank platform. We estimate that the post-tax integration costs over the 2 financial years post-closing would be rupees 1,500 crores. A big portion of this money relates to Citibank supporting us in the transition. We are delighted that Citi found in us the perfect institution to carry forward their rich legacy. Citi's consumer businesses in India needs no introduction. The portfolios acquired are a great fit to the 2 key pillars of our GPS strategy, building a premium base of customers and increasing granularity. We have made significant strides over the past 2 years in building this organically. The addition of Citi's consumer businesses is a tremendous boost to us in that journey. We are committed to making sure that the transition experience for the customers and employees of Citi is smooth. They will find in us an open, customer-centric and future-ready bank that will offer them a world of new opportunities. ओके तो यहाँ पर लंबे समय से इंतज़ार था और ये डील आखिरकार पूरी हो गई। आस्था, आपने कैसे रीड किया इस डील को? एक्सिस जो है वो तीसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड प्लेयर हो जाएगा और करीब 12,300 करोड़ में पूरी डील इन्होंने की है सिटी के साथ। कैसे रीड करेंगे आप एक्सिस के लिए और फाइनली उसके स्टॉक के लिए? जी, गुड इवनिंग। देखा जाए तो ये मेरे को लगता है कि काफी लॉन्ग अवेटेड डील थी, क्योंकि 1 साल पहले इसके डील ये हुई थी और अब जाके वो पूरा एक तरह से कंप्लीट हुआ है। एक्सिस बैंक के लिए मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो देखा जाए तो जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं वहां पे भी एक बड़ा बेस इंक्रीज हो जाएगा एक्सिस बैंक के लिए। मेरे हिसाब से लगभग 31% से एक बेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा और तीसरी तरफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस की तरफ बैंक मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इन्हीं सभी पैमानों पे मुझे लगता है कि ये डील लॉन्ग टर्म में एक्सिस बैंक के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी और इसी वजह से एक्सिस बैंक अभी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक के बाद यहाँ पे पसंदीदा चॉइस बना हुआ है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में 850 के स्तर हमें वापस इस काउंटर पे देखने को मिले। विनय, आपको भी लगता है 850 तक के यहाँ पर टारगेट लग रहे हैं आने वाले समय में? विनय, आपने कैसे रीड किया चार्ट्स पर एक्सिस बैंक को? हम मूवमेंट देख रहे थे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से इस फंडामेंटल न्यूज़ की जो डेवलपमेंट है उसके नज़रिए से, लेकिन चार्ट्स के लिहाज से क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड बनता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो सबसे बढ़िया टेक्निकल सेटअप रिलेटिवली एक्सिस बैंक का ही बेटर था। ये न्यूज़ भले ही आज आए हों, लेकिन कल के हिसाब से भी देखे जाए तो सबसे बेस्ट चार्ट जो था वो एक्सिस बैंक का था, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक। अभी एक्सिस बैंक में जो पैटर्न बन रही है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसको पीनट पैटर्न ब्रेकआउट बोला जाता है, जो कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड होता है। और जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है टेक्निकली वो 815 के करीबन है, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। 10 फरवरी को इस स्टॉक ने 815 के करीबन एक मेजर टॉप बनाया था और वहां से 815 से लेके वो 637 तक की बॉटम बनी थी। तो एक मेजर पॉइंट है, वहां पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक वहां तक जाए और वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो एज अ टेक्निकल आई थिंक 815 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अप टू दैट लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग। चार्ट की पैटर्न काफी बढ़िया है और पूरा सेक्टर भी अभी परफॉर्म करने लगा है, तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये स्टॉक 810 से 815 के लेवल्स आने वाले 3 से 4 सेशन में आपको दिखा सकता है। 3 से 4 सेशन में ही आपको 810 से 815 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से पॉइज्ड है। 2 और स्टॉक जिन पर चर्चा करना चाहूँगा, आस्था आपसे सबसे पहले बात करूँगा, वो है टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी। इनका जो मर्जर की खबरें जब आई उसके बाद हमने देखा कि टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक भी जो है वो अच्छा खासा सुबह 5 से 6% ऊपर था। टाटा कॉफ़ी में तो हमने 12-13% तक की रैली आते हुए देखी। इस डेवलपमेंट को, इस खबर को आपने कैसे रीड किया और कैसे अप्रोच करेंगे अब इस दोनों स्टॉक्स को? देखिए, ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। स्पेशली मेरे को टाटा कॉफी के लिए ज्यादा पॉजिटिव लगता है और उसी वजह से हम यहाँ पे देखें तो प्राइसेस में भी हमने यहाँ पे लगभग 9% की तेजी देखी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ तो इन इटसेल्फ कंपनी पर से के फंडामेंटल्स यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह से ये डील हो रही है मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी के लिए काफी बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा आगे
आगे जाते हुए, और ये कंपनी को मदद करेगा यहाँ पे इनकी वित्तीय जो यहाँ पे सेवाएँ हैं, और जो वित्तीय यहाँ पे लेखा-जोखा है, उसमें एक बढ़िया यहाँ पे एक हमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इस डेवलपमेंट के चलते, और इसी वजह से मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ से भी एक बढ़िया तेज़ी दिखा सकता है। ऑल्दो देखा जाए तो टाटा कॉफ़ी के लिए तो वाक़ई में काफ़ी बढ़िया ये एक डील रही है, और यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मुझे लगता है आगे जाते हुए हमें एक तेज़ी की तरफ रुख होता हुआ नज़र आएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी। चलिए, दोनों ही स्टॉक के लिए यहाँ पर व्यू पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विनय, मैं आपसे कुछ आज के लूजर्स की बात करना चाहूँगा। हालांकि बाजार हमने अच्छी तेज़ी पर चलते हुए देखे, लेकिन ओएनजीसी जैसा स्टॉक जो है, ओएफएस की खबर आई कि सरकार जो है वो करीब 1.5% हिस्सा बेच रही है, डिस्काउंट पर बेचने का प्लान है। 5% नीचे ओएनजीसी का स्टॉक, क्या करना चाहिए? क्या कोई मौका है यहाँ पर नया ट्रेड शुरू करने के लिए? जिस तरह का मंथली क्लोज आ रहा है ओएनजीसी का, वो कन्विंसिंग नहीं है। जो आज ऑलमोस्ट कल के दिन में हम मंथ क्लोज करेंगे, और जो कैंडल पैटर्न देख रहा हूँ जो मंथली चार्ट्स पे, इसको हम शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, जो बेरिश रिवर्सल साइन होती है। और ओएनजीसी का जो प्रीवियस टॉप था, जो हमने 2014 में बनते हुए देखा था 200 के करीबन, और इस बार 195 का टॉप बना है, तो एक डबल टॉप भी बोल सकते हैं। तो 200 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था जो 2014 का टॉप था, वहां से ही करीबन हमने एक रिवर्सल आता हुआ देखा है। भले ही ये ओएफएस के न्यूज हो या कुछ भी हो, और जो भी अगर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियल्स और बैंक्स अगर इंप्रूव होना शुरू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि क्रूड के भाव भी शॉर्ट टर्म में नीचे आएंगे। तो इसके लिए मैं जहां तक जानता हूं, तब तक क्रूड का नीचे आना ओएनजीसी के लिए नेगेटिव भी माना जा सकता है। और प्लस ये ओएफएस के भी न्यूज आ रहे हैं, तो ओवरऑल एसेस लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिन तक। तो आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी। इसका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 200 दिन की एवरेज का, वो करीबन 143 पे है, तो दैट कैन एक्ट एज अ रिवर्सल पॉइंट फॉर द शॉर्ट टर्म। तो इन्वेस्टर्स जिनको लेना है, आई थिंक दे शुड वेट फॉर सम डिप मोर करेक्शन, और करीबन 143 144 के करीबन अगर स्टॉक आता है तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि दूसरे सेक्टर्स और स्टॉक्स इसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कि दूसरे सेक्टर और स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उन पर फोकस बेहतर होगा। आस्था, यहाँ पर मेटल्स पर भी फोकस करना जरूरी है। जब कमोडिटी की साइकिल चली तो हमने देखा मेटल स्टॉक काफी तेजी से आगे बढ़े थे, और अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील 5% नीचे ये स्टॉक हैं, टाटा स्टील करीब 2% नीचे है। अब क्या करना चाहिए? चूंकि ये सिक्लिकल्स हैं, अब यहाँ पर अगर गिरावट का माहौल शुरू हो गया है तो क्या फिलहाल दूर रहना चाहिए इन स्टॉक से? देखिए, गिरावट का माहौल यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा और यहाँ पे, हाँ, जिनको खरीदने की इच्छा है उन्हें वेट करना चाहिए। थोड़ी और गिरावट आती है, क्योंकि ये जो मेटल है, ये स्टोरी अभी शॉर्ट टर्म की नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। क्योंकि मेटल का सिर्फ उपयोग देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही नहीं आएगा, बल्कि एल्यूमिनियम जैसे जो ये मेटल है, ये आगे जाते हुए सोलर पैनल में भी काम आते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं, ये आगे भी काम आते रहेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, क्योंकि प्राइसेस में बहुत बड़ा राइज हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से जस्ट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखा जाए, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मैं अभी भी कहूंगी, अभी नहीं खरीदना है। थोड़ा और करेक्शन आता है मेटल की प्राइसेस में, तकरीबन अगर हम मान के चलें यहाँ से 10% नीचे, स्पेशली अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं, अगर वहां पे ये स्टॉक मिलता है तो फिर वापस से खरीदारी के बढ़िया मौके यहाँ हमें वहां पे भी देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से स्टॉक वापस से हमें यहाँ पे 650 तक के लेवल्स दिखाएगा। ओके, करेक्शन अभी जारी रह सकता है, कुछ और करेक्शन आने की उम्मीद है, वो होने दीजिए। उसके बाद जब नीचे के लेवल पर आप खरीदारी करेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर हो जाता है। 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। विनय, एक चार्ट मैं आपसे चाहूंगा कि आप देखें और हमारे दर्शकों को समझाएं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। धीरे धीरे रोज कुछ पॉइंट्स ऐड करते हुए ये स्टॉक अब 2700 की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको? बाजार को चलाने वाला एक स्टॉक है, दिग्गज प्लेयर है। आपको लगता है कि ये एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से अब बेटर रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। पिछले 4 वीक से ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अच्छा खासा जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनको आउट परफॉर्म कर रहा है। और जिसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2751 के करीबन है, अभी उसका लेवल है 2660, तो करीबन 90 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे चांस हैं कि ये ऑल टाइम हाई क्रॉस होकर एक नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर्ड हो। और अच्छे खासे पिछले अगर मंथली चार्ट्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं, तो
पिछले 4-5 महीने में अगर इस मंथ को छोड़ दे मार्च महीने को, तो करीबन मैं देख रहा था अक्टूबर से लेके फरवरी मंथ में इसे अच्छा खासा एक रनिंग करेक्शन आया और इस मंथ में इसने अपना प्राइमरी अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो इट इज अ वेरी गुड साइन। इस मंथ में ऑलरेडी 13% का रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर्स को। मुझे लग रहा है कि ये भले ही रनिंग करेक्शन है, छोटा मोटा मार्केट के साथ करेक्शन जरूर आ सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रजिस्टर अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड गो मच बियॉन्ड दैट। तो इसको पोजिशनल सेटअप काफी कन्विंसिंग है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाइए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये काफी कन्विंसिंग लग रहा है। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में कन्विंसिंग लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। धीरे धीरे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अब अपने न्यू हाइज की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और बाजार को अपने साथ से लेते हुए चल रहा है। चलिए, वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि कल जो एक्सपायरी का दिन भी है, अगर इस दिन कोई ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो कौन से स्टॉक्स पर वो फोकस करेंगे। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। आस्था, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक्सपायरी का दिन है कल और न सिर्फ मंथली बल्कि ईयरली एक्सपायरी भी है, तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे आप? देखिए समझ रहा है, कल या फिर आने वाले दिनों दोनों की अगर मैं बात करूं तो इंटेलेक्ट डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है और मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इस काउंटर पे 1100 तक के टारगेट्स रहेंगे और ये जो कॉल है ये पोजिशनल कॉल है, इसलिए देखा जाए तो आने वाले ये 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए कॉल दी जा रही है। ओके, इंटेलेक्ट डिजाइन में यहाँ पर 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए कॉल, 1100 रुपये तक का टारगेट। कल भी आप ले सकते हैं पोजीशन और आने वाले कुछ दिनों में भी, तो ये एक स्टॉक जहां पर फोकस आपका हो सकता है। विनय, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे कल के लिए? मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म आइडियाज में फर्स्ट होगा रियल एस्टेट स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइज। ब्रिगेड एंटरप्राइज में पिछले 8 सेशन में एक नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है। हालांकि इसका प्राइमरी ट्रेंड अप है और जब भी मार्केट में ये जो रशिया यूक्रेन के जो कंसर्न्स चल रहे थे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, उस दौरान इस स्टॉक ने काफी रेजिलिएंट मूव दिखाई थी कंपेयर टू अदर रियल एस्टेट स्टॉक। दिस स्टॉक का सस्टेन एट हायर लेवल और उसका जो कंसोलिडेशन था वो उसने इंटैक्ट रखा था। 8 सेशन से पहले इसमें बड़े वॉल्यूम से एक प्राइस में जंप आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पिछले 2 दिन से थोड़ा बहुत हम ट्रैक्शन देख रहे हैं कि डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा एक बाइंग ट्रैक्शन आ रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है जो स्टॉक पर्टिकुलर रियल एस्टेट में से सबसे बेस्ट प्लेस्ड है उसको मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करूंगा, वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज। 525 के करीबन आप लॉन्ग कीजिए, 505 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 555। जो सेकंड पिक है मेरी, एक एमएनसी कंपनी है शेफलर इंडिया, जिसका पुराना नाम फैक बेरिंग था। तो इसका जो भाव है 1930 पे है और इसका भी टेक्निकल सेटअप मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और प्राइमरी ट्रेंड तो उसका अप ही है, अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो ये स्टॉक के मोमेंटम मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। 1900 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसको जो क्रॉस नहीं हो पा रहा था, अभी क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक दिस लेवल इज गेटिंग क्रॉस्ड। तो शेफलर इंडिया आप बाय कर सकते हैं 1930 के करीबन। स्टॉप लॉस आपको 1860 पे रखना है ट्रेडिंग के लिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 2060। ओके, तो 2 बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर, शेफलर इंडिया जहाँ पर टारगेट है 2060 तक का और ब्रिगेड एंटरप्राइज यहाँ पर टारगेट है 555 का। इन दोनों में भी आप लॉन्ग पोजीशंस लेके चल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए लेकिन, क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर एस्केप।